तो हम लोग दोबारा से जुड़ गए हैं। तो हमने 5th यूनिट तक देख ली थी। अब हम इस यूनिट को थोड़ा सा स्पीड स्पीड में देखेंगे। देखिए, इसमें हमने बात की थी धर्मतंत्री और ईश केंद्रित राज्य का ऐसे स्वरूप के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम देखते हैं केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय प्रशासन के विषय में उत्तराधिकार का नियम हम देखेंगे। शेर शाह के प्राथमिक सुधार पर चर्चा होगी। फिर आपका मुगल प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। फिर इसी के अंतर्गत हम देखते हैं जागीरदारी मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियाँ। फिर अगला हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, यहाँ की प्रशासनिक प्रणाली देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है आपका विजयनगर राज्य, इसकी शासन व्यवस्था, बहमनी प्रशासनिक प्रणाली और मराठाओं की अष्टप्रधान की जो व्यवस्था थी। फिर अगला दिल्ली सल्तनत आता है और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियाँ। सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतर्राज्यीय संबंध, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था, किसान किसान वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण। फिर शहरीकरण पे बात होगी और जनांकिकी ढांचे पे हम बात करेंगे। उद्योग देखेंगे इस दौर के, जिनमें सूती कपड़ा प्रमुख था, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखानों और प्रौद्योगिकी पे बात होगी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। इसमें राज्य की नीतियां क्या थी, आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसा चल रहा था। फिर यहीं से लगभग लगभग यूरोपीय व्यापार पर चर्चा शुरू हो जाती है और व्यापार केंद्र, पत्तन, परिवहन और संचार व्यवस्था पे बात होगी। फिर एक विशेष टर्म आता है हुंडी, जिसे विनिमय पत्र कहते हैं, उस पर चर्चा होगी। बीमा, राज्य की आय और व्यय पे बात होगी। मुद्रा पे हम बात करेंगे, टकसाल प्रणाली पे बात करेंगे और उस समय पे दुर्भिक्ष या जो अकाल पड़े थे उन पर चर्चा रहेगी। किसानों ने जो विद्रोह किए उस पर बात करेंगे। अगली यूनिट है यूनिट 6। इसमें हम देखते हैं समाज और संस्कृति, किस दौर की, मध्यकालीन भारत की। फिर देखेंगे सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना। फिर सूफियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके सिलसिले, विश्वास, प्रथाएं, प्रमुख सूफी संत कौन कौन हुए और सामाजिक समकालीकरण। फिर भक्ति आंदोलन पर चर्चा रहेगी, जिसमें शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद। फिर हम आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन युग के संतों की ओर। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण के संत, समाज, राजनीति, धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव, मध्यकालीन भारत की स्त्री संत। फिर सिख आंदोलन, जिनमें गुरु नानक देव ने इसकी शुरुआत की थी और उनकी शिक्षाओं के विषय में और सिखों की जो प्रथाएं हैं, उनका जो धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ और खालसा के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर अगला है सामाजिक वर्गीकरण। इसमें शासक वर्ग के विषय में हम देखेंगे, प्रमुख धार्मिक समूह देखेंगे, उलेमा वर्ग के विषय में पढ़ेंगे, वणिक यानी व्यापारियों के विषय में पढ़ेंगे और व्यावसायिक वर्ग के विषय में देखेंगे। ठीक, अगला हमारा आ जाता है राजपूत समाज। फिर आगे हम देखते हैं ग्रामीण समाज। इसमें छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक, गैर कृषक वर्ग और शिल्पकारों पर बात होगी। थोड़े आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति, जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था, शिक्षा का विकास, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा। फिर ललित कलाओं पर बात होती है, जिसमें चित्रकारी की प्रमुख शैलियाँ मुगल कालीन जो थी और राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, गढ़वाली शैली, संगीत का विकास, कला और वास्तुकला, इंडो इस्लामी वास्तुकला, फिर मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकला की शैलियाँ, फिर इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्ग, पूजा ग्रह और मंदिर। फिर बात आती है 7वीं यूनिट की। 7वीं यूनिट में हम देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें सर्वप्रमुख होते हैं अभिलेखागारी स्रोत, जो नेशनल आर्काइव्स हैं। देन फिर हम देखते हैं जीवन चरित्र और संस्मरण, समाचार पत्रों
पे बात होती है यहाँ, और मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी। यहीं हम देखते हैं स्मारक और सिक्के, ये सभी आधुनिक इतिहास को जानने के स्रोत हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। फिर आगे होती है बात ब्रिटिश सत्ता के उत्थान की 16वीं और 18वीं सदी के दौरान। फिर आगे हम देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारी जो आए इस कालखंड में, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र यानी जिसे डोमिनियन कहा गया, उसकी स्थापना और उसके विस्तार पर चर्चा रहेगी। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब ये प्रमुख थे। फिर आपका 1857 का विद्रोह आता है, उसके कारण, उसकी प्रकृति और उसके क्या-क्या प्रभाव रहे। फिर हम देखते हैं कंपनी और ताज का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक। फिर आगे बढ़ते हैं कंपनी के शासन में सर्वोच्च सत्ता और सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस और सेना, ताज के अधीन रजवाड़ों की रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति। फिर हम देखेंगे स्थानीय स्व सरकार, संवैधानिक परिवर्तन पे हम देखेंगे 1909 से 1935 के बीच में जो हुए थे। फिर हमारी अगली यूनिट आती है यूनिट 8। तो यूनिट 8 में हम देखेंगे उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना इसके अंतर्गत, और व्यापार की मात्रा और दिशा। फिर आगे हम देखते हैं कृषि का विस्तार किस तरह हुआ, वाणिज्यीकरण को हम देखेंगे, भू अधिकार पे चर्चा होगी, भू बंदोबस्त देखेंगे। फिर आपका ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था। फिर उद्योगों का ह्रास हम देखेंगे, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियां, विशहरीकरण, आर्थिक अपवहन, विश्व विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था। फिर अगला टॉपिक आता है आपका ब्रिटिश औद्योगिक नीति का, मुख्य आधुनिक उद्योगों पर चर्चा रहेगी, और कारखाना कानून का स्वरूप, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा और विनिमय, रेलवे तथा सड़क परिवहन, संचार, डाक और टेलीग्राफ। नूतन शहरी केंद्रों का विकास है अगला टॉपिक, और नगर आयोजन और स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, और शहरी समाज और शहरी समस्याएं। फिर अगला इसी दौर में जो अकाल हुए, महामारियां आई, और सरकारी नीतियां जो रही उनके प्रति, उस पर चर्चा रहेगी। अगला हम देखेंगे जनजातीय और किसान आंदोलन। ये सारे आधुनिक भारत के टॉपिक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, संक्रमण काल में भारतीय समाज पर चर्चा रहेगी। इसमें आपका ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन और मिशनरी, भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं और धार्मिक धारणाओं की समालोचना रहेगी। शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियों पर चर्चा होगी। फिर हम देखते हैं नई शिक्षा, इसके लिए सरकारी नीति, स्तर, विषय वस्तु क्या था, अंग्रेजी भाषा किस तरीके से आई, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए क्या काम हुआ उस दौर में। फिर लोक स्वास्थ्य हम देखते हैं, फिर औषधि और आधुनिकता की ओर को, ये टॉपिक रहेंगे। फिर आपका आता है भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण में हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्यम वर्ग का उद्भव, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है स्त्रियों से संबंधित प्रश्न। इसमें राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्थिति। फिर बात होती है प्रिंटिंग प्रेस की, इसमें पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों तथा लोकमत पर चर्चा रहेगी। फिर अगला टॉपिक है हमारा भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण, जिनमें प्रमुख है चित्रकारी, संगीत, प्रदर्शन और कलाओं का पुनर्स्थापन। तो इस तरीके से फिर नवी यूनिट में आते हैं। नवी यूनिट में हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक और आर्थिक आधार,
भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म, भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 1885 से 1920, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, स्वाग्रही राष्ट्रवादी और आंदोलनकारी। फिर हम देखते हैं स्वदेशी और स्वराज। आगे हमारी चर्चा रहेगी गांधीवादी जन आंदोलन पर। फिर हम सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ेंगे, आईएनए देखेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा रहेगी। फिर अगला हमारा आता है राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, वामपंथी राजनीति को समझेंगे, दलित वर्ग आंदोलन देखेंगे, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई और स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, इसको समझेंगे। फिर देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत, विभाजन की क्या चुनौतियां रही, भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण देखेंगे और कश्मीर समस्या, हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीनों को हम समझेंगे कि कैसे इनका भारत में विलय हुआ। फिर देखेंगे आगे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और संविधान में उनका जो योगदान रहा उस पर चर्चाएं रहेंगी। फिर आगे बात करेंगे अधिकारी वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति, आर्थिक नीतियाँ, नियोजन प्रक्रिया, विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति संबंधी पहल जिसमें आपका पंचशील है और भारतीय राजनीति का गत्यात्मकता, भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण, ये प्रमुख विषय हैं। और आखिरी जो हमारी यूनिट है, यूनिट 10, यूनिट 10, इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक प्रणाली। ये पूरा शोध पर आधारित है, शोध, शोध की कार्यप्रणाली और हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन। फिर इतिहास विषय की विस्तार सीमा हम देखेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। इतिहास में वस्तुनिष्ठता को समझेंगे और पूर्वाग्रहों पर चर्चा रहेगी, अन्वेषणात्मक संक्रिया देखेंगे, इतिहास में आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को हम समझेंगे, संश्लेषण तथा प्रस्तुति। फिर अगला है हमारा इतिहास और इसके सहायक विज्ञान। अगला टॉपिक है इतिहास, इतिहास विज्ञान कला या सामाजिक विज्ञान। इसको समझेंगे कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या मत दिए हैं इतिहास के विषय में। फिर इतिहास में कार्य कारण संबंध और कल्पना पे बात होगी, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व समझेंगे, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां देखेंगे और शोध कार्य प्रणाली पर चर्चा रहेगी। और लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, बहुत लंबा सिलेबस है यूजीसी का। तो फिर अगला टॉपिक है हमारा इतिहास में प्राकल्पना, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र, शोध, आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, मूल तथा पारगमनीय स्रोत। इतिहास में शोध की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं इस पर बात होगी। वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन पर चर्चा होगी। इतिहास में विषय का चयन कैसे करें इस पर बात होगी। नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, पाद टिप्पणियाँ और ग्रंथ सूची। थीसिस को समझेंगे क्या होती है, शोध प्रबंध को समझेंगे, निर्दिष्ट कार्य को पूरा कैसे किया जाता है इस पर चर्चा होगी। साहित्यिक चोरी क्या होती है, बौद्धिक बेईमानी क्या होती है और इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन का आरंभ कैसे हुआ, यूनानियों द्वारा, रोमन्स के द्वारा, गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखन क्या था। फिर हम बात करेंगे पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव। इतिहास लेखन के नकारात्मक तथा सकारात्मक समर्थकों को देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो है इतिहास लेखन में जो बर्लिन क्रांति हुई, वी रैंक की क्या भूमिका थी उसमें। फिर आगे हम देखते हैं मार्क्सवादी दर्शन इतिहास का, इसमें वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है और इतिहास का चक्रीय सिद्धांत क्या है, ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने दिया था जो कि। फिर आपका चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत को हम देखेंगे, अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर इतिहास में उत्तर आधुनिकवाद की संकल्पना, इसको हम समझेंगे। तो इस तरीके से पूरा हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इसी सिलेबस को देखिए हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं
राष्ट्रीय स्तर के एक प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए तो इसका सिलेबस जाहिर सी बात है अपने आप में हिस्ट्री का सिलेबस सब विषयों से ज़्यादा है। और जैसे हमारे पुराने अनुभव रहे हैं कि पिछली कक्षाएं जो भी हमने पास आउट की हैं, हम देखते हैं कि जो पूरा सिलेबस हम कभी भी कवर नहीं कर पाते हैं और ना ही उसकी आवश्यकता होती है। हमें एग्ज़ाम को टारगेट करना है जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके हिसाब से। तो हम ये पूरा सिलेबस को अपने तरीके से फ्रेम करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग अपनी पूरी तैयारी शुरू करेंगे और पूरा जो कि एग्ज़ाम टारगेटेड होगा। तो उसी के लिए एक शॉर्ट सिलेबस मैंने तैयार किया है, इसमें छूटेगा कुछ भी नहीं और आपको सारा कंटेंट इसमें मिलेगा और हमारी तैयारी सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपका प्राचीन भारत से शुरू होता है। प्राचीन भारत, यहाँ हम सीधा-सीधा आ जाएँगे, पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियों पे बात करेंगे जिसमें पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग होगा और इनकी विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे इसी का जो इसको 3 हिस्सों में बाँटा गया है, पूर्व पाषाण युग को, पहला, दूसरा और तीसरा। पूर्व पाषाण युग 3 भागों में बँटा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसी के पैरेलल हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल संस्कृतियों को। फिर अगला जो महत्वपूर्ण विषय है, जो कंसाइज़ सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें हम देखेंगे नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। नगर नियोजन में सड़कें महत्वपूर्ण होती हैं, नालियाँ, भवन, कृषि और समाज। और फिर हम इसी की अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे। फिर हम धर्म देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था, कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था। उसके समाज के विषय में देखेंगे, स्थापत्य और पतन के कारणों पे चर्चा रहेगी। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से वैदिक सभ्यता का उद्भव हो जाता है। वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बाँटा। पहला है पूर्व वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और आपका उत्तर वैदिक सभ्यता का कालखंड आ जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम इसमें देखेंगे, पूर्व वैदिक काल में कुछ सामाजिक स्तरीकरण हुआ, जिसमें समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। इन कुलों ने मिलके बहुत से कुलों ने ग्राम का निर्माण किया। बहुत से ग्राम जुड़ के एक विश्व बनता है और बहुत से विषयों का संगठन जन कहलाता है। फिर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक काल में कुल तो रहा, ग्राम भी रहा और विष, जन, अब इन जनों ने मिलके जनपद बना लिया, ठीक है? तो इसके आकार में वृद्धि हो गई। फिर हम यहाँ देखेंगे इन दोनों कालखंडों की सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा। और इतिहास के ये 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं कि हम किसी भी कालखंड की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इतिहास को जानने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जो धार्मिक आंदोलन हुए थे 600 ईसा पूर्व में, इसमें महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था जैन धर्म, बौद्ध धर्म। फिर इन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो आपके आंदोलन हुए, ये वैदिक धर्म के विरोध में या वैदिक धर्म की जो विसंगतियाँ आ गई थी, उनके उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। फिर इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप आपका भागवत और शैव धर्म अस्तित्व में आया। फिर आपका शंकराचार्य को हम पढ़ेंगे, हालाँकि शंकराचार्य का काल 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है, शताब्दी ईसवी माना जाता है। फिर हम देखेंगे
महाजनपद काल, महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष, मगध के प्रारंभिक राजवंशों पे चर्चा होगी, जिनमें बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, ये थोड़ा-सा यहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये आपका बृहद्रथ वंश है, ये हर्यक वंश है, फिर आप देखेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश। फिर आगे चर्चा होगी प्राचीन भारत पर, इसी दौर में महाजनपद काल में ही विदेशी आक्रमण हुए, पहला आपका ईरानियों का और दूसरा यूनानियों का। फिर हम जाते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। मौर्यों का राजनीतिक इतिहास देखते हैं, अशोक का मूल्यांकन करेंगे, समाज एवं संस्कृति देखेंगे मौर्यों के युग की। फिर आगे चर्चा होती है मौर्य युग और गुप्त काल के बीच में एक महत्वपूर्ण कालखंड आता है जिसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे दो तरीके से सत्ताएं काबिज हो रही थी, पहला देसी और दूसरा विदेशी। देसियों में हम देखेंगे शुंग वंश, कण्व, आंध्र सातवाहन, वाकाटक वंश, कलिंग नरेश खारवेल, यवन। फिर आपका विदेशियों में आ जाते हैं यवन, पहलव, शक और कुषाण। फिर हम देखते हैं गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश एक बार पुनः भारत का एकीकरण होता है और यहाँ हम देखते हैं इनका राजनीतिक इतिहास, कला के क्षेत्र और दर्शन और समाज। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। फिर हम चोल राजवंश को पढ़ते हैं, इसके राजनीतिक इतिहास और स्वप्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप स्थानीय प्रशासन कर लेंगे। स्थानीय प्रशासन। फिर आप देखेंगे उत्तर भारत की राजनीति एवं सामाजिक स्थिति 800 से 1200 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश और वर्धन वंश बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इनके बाद जो सत्ताएं आती हैं पाल, प्रतिहार, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, राष्ट्रकूट, कन्नौज और सामंतवादी युग के विषय में जानते हैं। फिर आगे चर्चा होगी मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हमारा फोकस रहेगा तुर्क आक्रमण पे, महमूद गजनवी जो कि गजनी से आया था, गजनी आपका अफगानिस्तान में है। फिर अगला जो आक्रांता आया वो आपका है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी आपका गोर प्रदेश था जो कि अफगानिस्तान में है। फिर अगला हम देखेंगे इस्लाम की स्थापना। इस्लाम की स्थापना इन दोनों टॉपिक से पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 में अटैक करता है, उसके विषय में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां, उनका मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान देखेंगे, रजिया सुल्तान का मध्य भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व जानेंगे। बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां देखेंगे, बलबन का राजत्व का सिद्धांत देखेंगे, यहाँ हल्का प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत में किन्होंने कौन कौन वंश सत्तासीन हुए। पहला इसमें गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी, तुगलक, फिर आपका सैयद आते हैं, फिर लोधी आते हैं और आखिरी में मुगल आते हैं। फिर हम देखेंगे कि खिलजी क्रांति हुई। खिलजी वंश ये क्रांति का दौर था। फिर उसका महत्व देखेंगे, अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार देखेंगे और बाजार मूल्य नियंत्रण नीति समझेंगे और भू राजस्व नीतियाँ, भू राजस्व सुधार नीतियाँ देखेंगे। फिर आपका अगला वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम गयासुद्दीन तुगलक के विषय में पढ़ेंगे। इसके जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों पर बात करेंगे, इसके द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का, इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ेंगे। फिर आपका तैमूर का आक्रमण और उसका क्या प्रभाव रहा, इस पर चर्चा रहेगी। सॉरी। नेक्स्ट आपका जो क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ इसी कालखंड में, तुगलक वंश के समय, विजयनगर जो कि एक हिंदू वंश था,
इसमें कौन-कौन सी वंश आए? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश था आपका संगम, सालू, फिर तुलु और अराविडु वंश। बहमनी राजवंश की बात करें तो ये एक मुस्लिम राजवंश था। फिर आगे हम पढ़ेंगे सैयद और लोदी, सामाजिक नियंत्रण के विषय में जानेंगे इसी दौर के, और सामाजिक क्या-क्या परिवर्तन हुए, उस पर चर्चा रहेगी। फिर आते हैं हम मुगल वंश, और मुगल वंश पढ़ने से पहले हम जानेंगे मध्यकालीन भारत में ही जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, उनके विषय में। पहला सूफी और दूसरा भक्ति आंदोलन। सूफी में आप अलग-अलग सिलसिलों के बारे में पढ़ते हैं, और भक्ति आंदोलन में मुख्यतः 2 भागों में इसे बाँटा है। पहला है अलवार और दूसरा नयनार। अलवार में भी इसकी 2 श्रेणियाँ बनती हैं, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। यहाँ फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम जो सगुण है, उसको हम 2 भागों में बाँटेंगे, पहला रामाश्रयी और दूसरा कृष्णाश्रयी। और निर्गुण जो है, वो निराकार है, वो आकार को मानता ही नहीं है, तो वो न राम की बात करेंगे, न कृष्ण की बात करेंगे, सगुण बात करेंगे। कुछ लोग कृष्ण की ओर को आकर्षित रहते हैं और कुछ लोग राम जी की ओर को आकर्षित रहते हैं। फिर हम बात करेंगे मुगल वंश की। मुगल वंश में आपका बाबर है, इसका संस्थापक। फिर आपका हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा देखेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन होगा। फिर आपका मराठा अभ्युदय, उसी के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उनकी उपलब्धियों पे चर्चा रहेगी। फिर हम बढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की ओर। इसमें जो शुरुआत होती है आधुनिक भारत के इतिहास की, वो माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ। फिर इसमें जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वो है भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एवं आर्थिक प्रभाव। फिर आप देखेंगे सन 1857 के विद्रोह के कारण, किन कारणों से हुआ, क्या स्वरूप रहा उसका, और इसके रिजल्ट्स क्या हुए या परिणाम क्या रहे। फिर हम देखेंगे उत्तर मुगल शासक 1707 से 1857 तक। इसी दरमियान हम देखते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगता है, और अंग्रेजों द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के विषय में देखेंगे। अंग्रेजों को अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ देखेंगे। फिर आपका गवर्नर जनरल की नीतियों पे चर्चा रहेगी, और जनजातीय आंदोलनों को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर आपका 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन पे चर्चा रहेगी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन रॉय ने, अरविंद घोष, एनी बेसेंट और रविंद्रनाथ टैगोर। और अब जो आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन। इनमें गांधी जी की भूमिका देखेंगे, और गांधी जी का क्या योगदान रहा, उस पे चर्चा रहेगी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, उसके चरणों को समझेंगे। देश का विभाजन किन कारणों से हुआ, और विभाजन के बाद 2000 सन 2000 तक का क्या स्थितियाँ, सन 2000 तक क्या स्थितियाँ रही देश की, उस पे चर्चा होगी। फिर आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, जो आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 3 चरणों में हमने इसे बाँटा है। उदारवादी चरण 1885 से 1905, दूसरा मुख्य चरण आता है 1905 से 1919 का, फिर गांधीवादी चरण आता है 1919 से 1947 तक। फिर हम आगे देखेंगे संविधान का लागू होना 26 जनवरी 1950, पंचशील सिद्धांत पढ़ेंगे 1954 में। और फिर हम देखेंगे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1964, ताशकंद समझौता 1966, भारत पाक युद्ध 1971 और पूर्वी पाक का स्वतंत्र होना। फिर इंदिरा युग और आपातकाल को समझेंगे 1975 से 77 तक, जो इमरजेंसी लगी हुई थी। फिर हम देखेंगे जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण इनका पूरा नाम, और जो संपूर्ण बंदी हुई थी 1974 में, उस पर चर्चा रहेगी। पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में अटल जी के समय, उस पर चर्चा रहेगी। फिर बीजेपी की स्थापना और अटल युग पे हम बात करेंगे। उदारीकरण को समझेंगे, वैश्वीकरण और निजीकरण 1991 के दौर में।
ये तीनों जो आए थे इनके विषय में हम बात करेंगे। फिर कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय 1999, ये 2 टॉपिक हम समझेंगे। अब आते हैं हम आज के मुख्य विषय में। थोड़ा-सा शुरुआत करते हैं, ये पूरा सिलेबस था। इसमें बहुत ज़्यादा इसको कुछ विस्तार से समझाया नहीं जा सकता था क्योंकि इस सिलेबस को देखने में ही लगभग 2 क्लास हमारी निकल गई हैं। तो अब हम हल्का-सा परिचय ले लेते हैं इतिहास का। और बहुत जल्द शायद ये सेशन भी हमारा आउट होने वाला है, तो इससे पहले हम स्पीड में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इस परिचय को हम शायद कल दोबारा से भी करेंगे। तो मेन हमारा इतिहास यहाँ से शुरू हो रहा है। देखते हैं इतिहास का परिचय। हिंदी में इतिहास का अर्थ जानते हैं, तो इति धन हास, ठीक? इति का मतलब है समाप्त और हास मतलब वृतांत या कहानी। तो ऐसी कहानी जो समाप्त हो चुकी है उसे हम इतिहास कहते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है। फिर हम देखते हैं संस्कृत में क्या अर्थ निकल के आता है। संस्कृत में इति मतलब होता है ऐसा, और हो अर्थ है इसका निश्चित, और आस का मतलब होता है घटना। तो इससे क्या निकल के आती है परिभाषा कि ऐसे निश्चित घटना या या ऐसा निश्चित घटित हुआ या ऐसा अवश्य ही घटित हुआ, ठीक? या ऐसी घटना अवश्य घटी या ऐसा निश्चित ही घटा। फिर अगला हम देखते हैं उर्दू में इतिहास का मीनिंग। उर्दू में इसे, यहाँ फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे हम लिखते हैं तवारीख। तवारीख तवारीख का मतलब होता है, आप इसे तारीख भी कह सकते हैं, डेट कह सकते हैं और तिथि कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम इतिहास का इंग्लिश में मीनिंग जानते हैं। इंग्लिश में इसे बोल रहे हैं हिस्ट्री, और जिसका मीनिंग यहाँ फिर से प्रिंटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, ये है बुनना। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं या किसी और चीज़ की बिनाई करते हैं, वैसे ही बुनना मतलब जोड़ना चीज़ों को। तो ये हिस्ट्री का इंग्लिश में मीनिंग है। और ये जो हिस्ट्री इंग्लिश का शब्द है, ये लिया गया है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ होता है खोजबीन या पड़ताल करना। और ये तो सभी को लगभग विदित होगा कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनकी एक बड़ी फेमस बुक है हिस्टोरिका। अब थोड़ा-सा इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। ये हमने 2-3 भाषाओं में इसके अर्थ को जाना इतिहास के। तो इतिहास को अगर हम सरल शब्दों में देखें, तो इतिहास एक कहानी है। कैसी कहानी है? ऐसी कहानी है अतिहा जो कि अतीत को जानने का एक माध्यम है। फिर हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित किया जाता है, ठीक? अगली परिभाषा क्या निकल के आती है कि घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। हालाँकि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है इसमें, वस्तुनिष्ठता जिसकी हम पीछे शोध वाले भाग में चर्चा कर रहे थे, तो कुछ न कुछ अंश छूट जाता है, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर होके हम तक हिस्ट्री पहुँचती है, तो उसका वास्तविक स्वरूप तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन कोशिश ये रहती है, ये रहता है इतिहास में कि वास्तविकता सामने निकल के आए। फिर आगे हम देखते हैं इतिहास समाज को समग्रता में समाहित करते हुए इसकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का सूक्ष्मतम अध्ययन करता है। किन-किन तत्वों का अध्ययन कर रहा है इतिहास? समाज को समग्रता में समाहित कर रहा है, यानी एकीकरण के भाव से देख रहा है। और किन-किन मूल तत्वों का अध्ययन कर रहा है? राजनैतिक अध्ययन में क्या आता है आपका? शासन प्रणाली। और फिर आप देखते हैं आर्थिक अध्ययन में कृषि आ जाती है, व्यापार आता है, मुद्राओं का अध्ययन आता है, मुद्रा शास्त्र जिसे हम कहते हैं। फिर आपका आता है सामाजिक अध्ययन में हम जानते हैं महिलाओं, शूद्रों या अछूतों की स्थिति। सांस्कृतिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें धर्म, कला और दर्शन पे चर्चा होती है। ठीक, अब इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो इतिहास कहता है कि मनुष्यों को अपनी अतीत में की हुई गलतियों या पीछे जो उन्होंने गलतियाँ की हैं या कोई अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातों को वो जीवन में उतारे, और जो बुराइयाँ थी या जिनसे पतन हो रहा था, उन चीज़ों को वो
दूर करे और जिससे भविष्य में युद्ध या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इतिहास का ये एक महत्व है। बाकी और कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इतिहास को पढ़ने के, बहुत सारे कारण हैं। फिर हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के विभाजन की। इसमें सर्वप्रमुख विभाजन हमें देखने को मिलता है जेम्स मिल का। ये जो इन्होंने विभाजन किया था ये सांप्रदायिक आधार पर था। सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर कैसे था इसको जरा समझते हैं। इन्होंने जो प्राचीन काल था, यानी प्रारंभ से लेकर 612, जिसको हम प्राचीन भारत कहते हैं, इस काल को इन्होंने हिंदू काल बोला। और जो अगला कालखंड था 612 ईस्वी से 712 या 57, ठीक है, इस ईस्वी के कालखंड को इन्होंने मुस्लिम काल बोला। फिर ये बातें ठीक हैं, चलिए हमने मान लिया, और ये भी ठीक है, मान लेते हैं। मगर जो तीसरा कालखंड था जहाँ से ब्रिटिशर्स जो है वो सत्ता में आए, ब्रिटिश सत्ता शुरू होती है 1757 से, प्लासी के युद्ध के बाद पहला कब्जा था उनका बंगाल में। तो 1757 से जो 1947 तक 1947 तक ये सत्तासीन रहे, इस काल को इन्होंने ईसाई काल नहीं कहा, ईसाई काल नहीं बोला इन्होंने। पहले काल को हिंदू काल बोला क्योंकि हिंदुओं की सत्ता थी, दूसरे काल को मुस्लिम काल बोला क्योंकि मुस्लिमों की सत्ता थी, तीसरे काल को इन्होंने ईसाई काल ना कह के ब्रिटिश काल बोल दिया। तो यहाँ पर ये थ्योरी इनकी गलत हो जाती है काल विभाजन की। अब फिर जो अगला विभाजन किया है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप कर लीजिए। जी आर भंडारकर, जी आर भंडारकर और आर सी मजूमदार, रमेश चंद मजूमदार, दो बहुत बड़े इतिहासविद हैं भारत के। इन दोनों ने एक विभाजन दिया जिसमें इन्होंने बोला प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीन भागों में भारतीय इतिहास को बांटा। तो प्राचीन, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको हम कर लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये प्राचीन भारत आपका यहीं से शुरू होगा, आरंभ से। यहाँ पे इसको लिख लीजिए 5 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व से 612 ईस्वी तक ये प्राचीन काल था। और 712 से 1707 तक मध्यकालीन था। और आधुनिक भारत 1707 से वर्तमान तक है। इसी के साथ एक नई संकल्पना का उदय हो चुका है। लगभग 1950 ईस्वी के बाद से एक चौथा पिलर इसके साथ जुड़ गया है, जिसे हम कह रहे हैं उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? जो दो विश्व युद्ध हुए उनके बाद कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि एक नए कालखंड को जिन्होंने जन्म दिया, जिसे हम कह रहे हैं 1950 के बाद उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये एक छोटा सा, ये थोड़ा सा हमने समझा कि भारतीय इतिहास को किन किन भागों में बांटा है। और इतिहास विषय पर हमने चर्चा की, पूरा सिलेबस हमने देखा। कल से हमारा पहला टॉपिक रहेगा पाषाण काल, और थोड़ा सा हम आज के टॉपिक को रिवाइज करेंगे। आप लोग की अगर कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके यहाँ पर कोई डाउट या कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। और एक बार हल्का